अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, वो है एग्रीकल्चरल पॉलिसी का। और क्वेश्चन नंबर 1 है उसका, व्हाट इज़ द एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी एंड व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव। एग्रीकल्चरल पॉलिसी एक्चुअली है क्या और इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, किस वजह से बनाई जाती हैं, इन चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी क्या है? इट इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल इनपुट्स एंड आउटपुट्स बाय द गवर्नमेंट और द अथॉरिटीज़ इन द गुड ऑफ फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स। कंज्यूमर और जो गुड्स इस्तेमाल करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की, या फार्मर्स जिन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, उन तमाम चीज़ों की प्राइसेस को किस तरह से डिटरमिन किया जाता है। मतलब ये कि हर वो इनपुट जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज़ होता है और एग्रीकल्चर सेक्टर से जो भी आउटपुट हमें मिलती है, उन तमाम प्राइसेस की डिटर्मिनेशन को गवर्नमेंट या अथॉरिटीज़ कंट्रोल करती है और जिस तरह से उन्हें डिटरमिन करती है उस चीज़ को एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी कहते हैं। एंड व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द price policy? The first one is change in output price, the second one is change in input price, and the investment in providing subsidies, and the direct intervention by the government and research into higher yielding varieties. अब ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं एग्रीकल्चरल पॉलिसी के? मेन ऑब्जेक्टिव में द फर्स्ट वन इज़ इंक्रीज़ इन आउटपुट। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी पॉलिसी इख्तियार की जाती है, बेसिक पर्पस उसका क्या होता है कि इसकी आउटपुट को इंक्रीज़ किया जाए। सिमिलरली प्राइस पॉलिसी का पर्पस भी आउटपुट को इन्हांस करना ही है, एंड इट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर। फिर क्या है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है ना वो इतना ग्रो होना चाहिए या करना चाहिए कि वीट और शुगर में कम से कम जो है हमारा कंट्री वो सेल्फ सफिशेंट हो। एंड बाय इंक्रीज इन प्राइसेस द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज़ इंक्रीज्ड बिकॉज वी अर्न हाई प्रॉफिट विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन। द सेकेंड वन इज़ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। An other object of the agricultural price policy is self-sufficiency in import substitution, and in previous years we are importing wheat and sugar and now we have become self-sufficient. पिछले कुछ सालों में वीट और शुगर को इंपोर्ट करना पड़ा था, लेकिन अब जो है ना वो कुछ प्राइस इन्हांस होने की वजह से और कुछ इनपुट्स जो हैं उनकी क्वालिटी बेटर होने की वजह से कंट्री जो है वो वीट और शुगर में सेल्फ सफिशेंट हो चुका है। टू इंक्रीज़ इन इनकम ऑफ फार्मर्स। एग्रीकल्चर सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट और रियल पर कैपिटा इनकम जो है वो काफ़ी ज़्यादा लो है, जबकि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इसमें वो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट की है, इनके छुपी हुई और महफी बेरोज़गारी एग्रीकल्चर सेक्टर में पाई जाती है। सो गवर्नमेंट थ्रू द एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी प्रोवाइड सब्सिडीज़ ऑन इनपुट। इस पॉलिसी के ज़रिए गवर्नमेंट जो है वो इनपुट्स पर सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से आउटपुट इंक्रीज़ करती है एंड अल्टीमेटली आउटपुट के इंक्रीज़ करने से फार्मर की इनकम भी इंक्रीज़ करती है। Then है maintaining the equitable terms of trade. Pakistan exports primary goods like raw material whose prices are fluctuating and imports the finished goods whose prices are increasing. बेसिकली हमारी इंपोर्ट्स जो है यानी कि दूसरे तमाम जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी तरह पाकिस्तान की एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल की है, लेकिन इंपोर्ट्स जो है वो फाइनल गुड्स की है। रॉ मटेरियल सस्ता भी होता है और इसकी कीमतें डे बाय डे चेंज भी होती रहती हैं, लेकिन जो फिनिश्ड गुड्स होती हैं उनकी कीमतें हमेशा इंक्रीज़ ही होती हैं। तो गवर्नमेंट जो है ना वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है किस सिलसिले में कि प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना चाहिए और इनकी प्राइसेस जो है ना क्रॉप्स की उन्हें भी इंक्रीज़ होना चाहिए जैसे जैसे इनकी डिमांड इंक्रीज़ होती है। देन है बैलेंस क्रॉपिंग पैटर्न। Another object of price policy is that there should be a balanced cropping pattern. Balanced growth of various sectors of the economy is necessary for the economic development. Economic development के लिए जो बेसिक फैक्टर काम करता है वो क्या है कि तमाम सेक्टर्स में बैलेंस ग्रोथ होनी चाहिए। टू बैलेंस क्रॉपिंग पैटर्न इज़ नेसेसरी फॉर टू डेवलप द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंक्रीज इन आउटपुट ऑफ एक्सपोर्टिंग क्रॉप्स। एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी के ज़रिए उन क्रॉप्स की आउटपुट को इंक्रीज़ करना पड़ता है जो कि एक्सपोर्टिंग क्रॉप्स कहलाती हैं, एंड गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस द प्राइसेस ऑफ दीज क्रॉप्स टू इंक्रीज़ दियर प्रोडक्शन। गवर्नमेंट इन क्रॉप्स की प्राइसेस को भी इन्फ्लुएंस करती है, किस लिए? ताकि इनके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जाए। ऐसी क्रॉप्स को प्रोड्यूस यील्ड करने पर जो इनपुट्स यूज़ होते हैं उन पर सब्सिडी प्रोवाइड की जाए और इनकी जो है ना वो प्राइसेस को मिनिमम किया जाए।
Then है removal of rural urban disparities. Rural areas are underdeveloped and per capita income of people is very low. Rural areas भी developing nation में underdeveloped ही होते हैं और वहाँ पर लोगों की per capita income भी low होती है, जबकि उसके अकॉर्डिंग जो है वो अर्बन एरियाज़ वो कुछ डेवलप भी होते हैं और वहाँ पर कैपिटा इनकम भी हाई होती है. सो गवर्नमेंट ट्राइज टू रिमूव द रूरल अर्बन डिस्पैरिटीज़ थ्रू द प्राइस पॉलिसी, एंड थ्रू प्राइस पॉलिसी द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ रूरल पीपल इज़ आल्सो इम्प्रूव्ड एंड एनकरेजिंग द इन्वेस्टमेंट. गवर्नमेंट जो है एग्रीकल्चरल इनपुट्स की प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करती है और आउटपुट को भी सिमिलरली इसी तरह जो है ना वो इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करती है. सो एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी इज़ वेरी यूज़फुल टूल टू यूज़ इम्प्रूव्ड सीड एंड फर्टिलाइज़र. सीड और फर्टिलाइज़र जितना हाई क्वालिटी का होगा उतनी ही एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्शन भी बेहतर होगी. क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विच अफेक्ट द एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी. वो कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी को इफ़ेक्ट करती हैं. तो फर्स्ट वन इज़ द पेस्ट एंड प्लांट डिजीज़. About 15% of our agricultural production is destroyed due to pest and disease. कोई ना कोई डिज़ीज़ या किसी भी जो है वो कीड़े का हमला हो जाता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर, तो आलमोस्ट वहाँ से 15% फसल जो है वो तबाह हो जाती है. इन डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट केमिकल्स और मेडिसिन वगैरह यूज़ की जाती हैं ताकि अपनी जो है ना वो प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जाए, लेकिन इसके साथ ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है. तो इस सूरत में प्राइस पॉलिसी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहती. देन है कैप्रिशियस क्लाइमेट. इस क्लाइमेट जो है ना वो भी पाकिस्तान में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बैडली इफ़ेक्ट करती है. इस सूरत में भी प्राइस पॉलिसी जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहती. देन है वाटर लॉगिंग एंड सैलिडिटी. सेम और थोर का जो मसला होता है उसकी वजह से भी हमारी जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रॉब्लम्स इंक्रीज़ कर जाती हैं. इनको कंट्रोल करने के लिए जो भी रेमेडीज़ यूज़ की जाती हैं जब उन्हें अडॉप्ट करते हैं तो उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है. देन है पॉवर्टी कि फार्मर जो है हमारे कंट्री में वो पुअर हैं, तो आउटपुट को जो है ना वो हम इमीडिएटली हार्वेस्ट नहीं कर सकते. वहाँ पर फसल को जब हम एक क्रॉप वहाँ से उठा लेते हैं जब तक कि हमें कुछ थोड़ा सा प्रॉफिट उस पर मिल नहीं जाता. देन है इलिटरेसी है. फार्मर इलिटरेट भी हैं, सो जो है ना वो उन्हें प्राइस पॉलिसीज़ का कुछ ख़ास पता नहीं होता. और दूसरा वो ये तमाम रेमेडीज़ जो हैं हमारी क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके बारे में भी कुछ ज़्यादा नहीं जानते. रैपिड चेंज इन गवर्नमेंट में जब रैपिडली चेंजेस आती हैं तो भी प्राइसेस को इफ़ेक्ट करते हैं और ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो डे बाय डे ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं. डिप्रेशन इन लोकल प्राइसेस है. एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स एट द कंसेशनल प्राइसेस डिप्रेसिंग द लोकल प्राइसेस. एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स की वजह जो उसकी प्राइसेस को जब हम कंपनसेट करते हैं तो वो हमारी लोकल प्राइसेस को इफ़ेक्ट करता है. देन है नैरो मार्केट्स हैं. मार्केट नैरो हैं और हमारा सिस्टम भी कुछ ख़ास इफ़ेक्टिव नहीं है. दूसरा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का बहुत मसला है. और मार्केट्स जो है ना वो इंटरमीडिएट मार्केट्स जो हैं वो भी कुछ ज़्यादा एक्टिव नहीं है और प्राइस पॉलिसी पर कुछ ख़ास एक्शन जो है ऐसी मार्केट नहीं लेती. तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि हम प्राइस पॉलिसी को इफ़ेक्ट करती हैं और उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं ये भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं. नेक्स्ट जो है वो हम लैंड टेन्योर सिस्टम को डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में लैंड का सिस्टम या लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम जो है वो कब और कैसे चेंज हुआ था, इसके एडवांटेज क्या हुए थे या इसके जो है ना वो कुछ इस सिस्टम के डिफेक्ट्स कौन कौन से हैं. अच्छा बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़.